नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट पर मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सातवाहन युग की, एज ऑफ सातवाहन। जी सर दोस्तों, इसमें क्या है कि गुप्त मौर्य वंशों के बाद जो था शासक हमारा सातवाहन हुआ था। मौर्य वंशों के बाद शुंग हुए, शुंग के बाद कन्ना हुए, कन्ना के बाद फिर हमारे सातवाहन आते हैं। तो सातवाहन की तमाम जानकारियों को हम एक त्रित रूप से एक ऑडियो के रूप में आपको हम देने वाले हैं। इसकी तमाम जानकारी जितनी एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बन सकता है, 5 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। आप यूपीएससी, जेएसएससी, एसएससी जितने सारे क्वेश्चन आप बीए सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री से भी हो तो उसमें भी आपका यह वीडियो आपको काम करेगा। तो दोस्तों, आपको बने रहना है हमारे साथ और देखते रहना हमारी खास एपिसोड सातवाहन एज। दोस्तों, आज हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, सातवाहन एज की धर्म क्या था, वास्तुकला क्या था, ठीक है, सामाजिक नीति कैसी थी, सामाजिक संगठन कैसा था, राजनीतिक इतिहास कैसा था इसका, ये 5 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो बने चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजनीतिक इतिहास से। फर्स्ट को नोट कीजिएगा दोस्तों आप लोग, मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी हुए शुंग और उसके बाद कन्नौ। ठीक है। सेकंड पॉइंट, दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए, हालांकि बीच में करीब 100 वर्षों का व्यवधान हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर लाल मृदभांड, काला व लाल मृदभांड और गेरुआ लेपित चित्रित मृदभांड के पाए जाने से प्रमाणित होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें से अधिकांश बस्तियां लोहे का इस्तेमाल करने वाले उन महापाषाण निर्माताओं से संबंध है जो उत्तर से आने वाली भौतिक संस्कृति के साथ संपर्क के फलस्वरूप नए नए कार्यकल्पों की ओर प्रेरित हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोहे के फाल का प्रयोग धान की रोपनी, नगरीकरण, लेखन कला आदि के आगमन से सातवाहनों के द्वारा राज्य के गठन के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। कुछ पुराणों के अनुसार आंध्रों ने कुल मिलाकर 300 वर्षों तक शासन किया और यही समय सातवाहन का शासनकाल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सातवाहन वंश का सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। उसी समय उन्होंने कन्नौओं को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट, आरंभिक सातवाहन राजा आंध्र में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे। ठीक है, कहाँ पर थे? उत्तरी महाराष्ट्र में, जहाँ उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, सातवाहन अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित की, जहां अभी महाराष्ट्र में बढ़िया और तरह तरह की फसल होती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों हमारे, धीरे धीरे सातवाहनों ने अपनी सत्ता का विस्तार कर्नाटक और आंध्र पर किया। सातवाहनों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी शक थे। शकों ने अपनी सत्ता दक्कन और पश्चिमी भारत में स्थापित की थी। ऐसी भी अवस्था आई जब शकों ने सातवाहनों को महाराष्ट्र और पश्चिम भारत के अंदर पड़ने वाले उनके अनेक क्षेत्रों माने कि राज्य क्षेत्रों से बेदखल कर दिया था। ठीक है, कौन बेदखल किया था सातवाहनों को? शकों ने। ठीक है, याद रहेगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो 106 से 130 ईस्वी तक यह काम किया था। ठीक है, शकों ने जो क्षेत्र छीन लिया था उसे वापस लाया। क्या किया? ये वापस लाया। ये अपने आप को ब्राह्मण कहा, शकों का हराया और उनके क्षत्रिय शासकों का नाश किया। ठीक है, जो शकों का क्षत्रिय शासक था उसको नाश भी किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी का दावा है कि उसने 6 रात वंश माने कि 6 रात वंश था एगो, उसका नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था। नहपान किसका वंश का था? 6 रात वंश का। उसका यह दावा सही है कि माने कि जो दावा है वह सही है, क्योंकि नहपान के जो 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक के पास जो मिले हैं, उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से माने कि ढलाए जाने के लिए माने कि फिर से उसको बनाना, उसका चिन्ह मिला है। ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने मालवा और काठियावाड़ पर भी अधिकार जमा लिया जो शकों के अधीन थे। ठीक है, शकों से भी जो क्षेत्र था उसको कौन छीना? सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट देखिएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। आंध्रा पर भी उसका अधिपत्य था, मतलब कुछ था उसका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गौतमी पुत्र के उत्तराधिकारी ने 220 ईस्वी तक राज किया। कब तक राज किया? 220 ईस्वी तक राज किया। इसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलुमाइन। ठीक है, उसका जो उत्तराधिकारी हुआ कौन हुआ? वशिष्ठी पुत्र पुलुमाइन। 130 से 154 ईस्वी तक यह काम किया। ठीक है,
इसके सिक्के जो हैं और सिक्के और अभिलेख आंध्र में पाए गए हैं, मैंने कि आंध्र जो क्षेत्र था उसमें पाए गए हैं। पुल्लू माइन जो था अपने राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान बोलते हैं वहाँ पर बनाया। ठीक है। शकों ने, नेक्स्ट पॉइंट है, शकों ने कोंकण समुद्र तट और मालवा पर अधिकार करने के लिए सातवाहनों के साथ पुनः संघर्ष छेड़ दिया। सातवाहनों ने के जो पहले छीना था शकों से, और शकों ने फिर वापस लेने के लिए फिर सातवाहन से युद्ध छेड़ दिया पुनः फिर से। ठीक है। और देखते हैं सौराष्ट्र मतलब कि जो पहले छीना था, मतलब कि काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम, इसका भी शासनकाल है वह 130 से 150 ईस्वी है। ठीक है। इसने क्या किया, सातवाहनों को 2 बार हराया। क्या कितना बार हराया? 2 बार हराया। वैवाहिक संबंध के कारण उनका नाश नहीं किया। बाद के सातवाहन राजा याज्ञसेनी सतकर्णी जो है हमारा 165 से 194 ईस्वी तक काम किया था, उसने क्या किया, उत्तर कोंकण और मालवा को शक शासकों से वापस ले लिया। मैंने कि फिर एक बार पहले सतकर्णी जो लिया था और शकों से छीना था, फिर रुद्रदामन प्रथम उसको छीन लिया। अब रुद्रदामन प्रथम से कौन छीना? यहाँ पर पुल्लू माइन। ठीक है। पुल्लू माइन का कहानी खत्म हो गई। अब यज्ञसिरी जो आता है उसके बाद फिर उसको छीन लेता है शक शासक से। ठीक है। यज्ञसिरी सतकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्के न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाए गए हैं। ठीक है। सामाजिक संगठन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। लगता है कि सातवाहन दक्कन की किसी जनजाति के लोग थे, क्लियर, लेकिन वे ब्राह्मण बना लिए गए थे, मैंने कहा अपने आप को। ठीक है। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने खुद कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चतुर्वर्णीय 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर कि वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। ठीक है। जो मैंने मिल रहे थे वो उसको रोक दिया। संभवतः वर्ण संकर का यह संकट शकों के प्रवेश से तथा दक्कन में रहने वाले जनजातीय लोगों के सत्ताही ब्राह्मणीकरण से उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है। यह माना जाता है। लेकिन जब शासकों ने मैंने कि जब शकों और सातवाहनों के बीच वैवाहिक संबंध होने लगे, मैंने कि शक और क्या सातवाहनों के बीच वैवाहिक शादी विवाह होने लगा, उसके बाद क्या हुआ कि संबंध होने के बाद शकों का क्षत्रिय के रूप में ब्राह्मण समाज में प्रवेश आसान हो गया। शकों को क्या हुआ कि ब्राह्मण समाज में प्रवेश होना आसान हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षुओं ने देसी जनजातीय लोगों का बौद्धीकरण किया। इस कार्य के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान देकर प्रेरित किया गया कि वे पश्चिम दक्कन में जनजातीय लोगों के बीच बस जाए। ठीक है। इस बात के संकेत मिलते हैं कि व्यापारी वर्ग बौद्ध भिक्षुओं को सहायता करता था। मतलब व्यापारी वर्ग जो था वह किसको सहायता करता था? बौद्ध भिक्षुओं को सहायता करता था, क्योंकि आरंभिक बौद्ध गुहाएं यानी कि घर जो था व्यापार मार्गों पर ही मिले हैं। ठीक है। मैंने कि जो बौद्ध भिक्षुओं रहते थे वह कहाँ मिले हैं? व्यापारी मार्ग पर मिले हैं। ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने का जो प्रथम जो शुरुआत किया था, ठीक है, वह शासक जो था वह सातवाहन ही हुए। हालांकि भिक्षुओं के लिए इस प्रकार के अनुदान के उदाहरण अधिक मिलते हैं। ठीक है। चाहे किसको मिले, लेकिन वो शुरुआत इसी ने किया था भूमि अनुदान देने के लिए। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। शासन करना धर्मशास्त्र के अनुसार क्षत्रिय का कर्तव्य है, परंतु सातवाहन शासकों ने अपने को ब्राह्मण कहा। ठीक है। गौतमीपुत्र तो गर्व से कहता है कि सच्चा ब्राह्मण वही है क्या बात कहा गया है। चूँकि आंध्रों को आरंभिक सातवाहनों से अभिन्न माना गया है। शुरुआत में जो आंध्र जो वहाँ पर आते थे, ठीक है, उससे सातवाहन को अभिन्न माना गया। ठीक है। कि कोई भिन्न नहीं था। अतः संभव है कि वे दोनों एक ही स्थानीय जनजाति के थे। ठीक है। उन्होंने ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लिया था। उत्तर के कट्टर ब्राह्मण लोग आंध्रों को वर्ण संकर मानकर हीन समझते थे। ठीक है। कि जो कट्टर ब्राह्मण थे वहाँ पर लोग वो कि वो आंध्रों को वर्ण संकर कि छोटा जाति है, बड़ा जाति है, ऐसा करके जो माना जाता है ना नीचू पर, उसलिए उसको क्या किया था? हीन मानते थे, नीचा मानते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि आंध्र लोग जनजातीय मूल के थे, जिन्हें हिंदू समाज के अंतर्गत मिश्रित जाति के रूप में लाया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वणिक और शिल्पी सामने आए। वणिक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम से जोड़ने लगे। शिल्पी और वणिक दोनों ने बौद्ध धर्म के निमित्त उदारता पूर्वक दान दिया। कि उदारता पूर्वक कि जितना चाहो उतना दान दिया, मन चाहा। ठीक है। उन्होंने स्मारक और शिल्प पट्टिकाएँ स्थापित की। शिल्पियों में गंधिकों का उल्लेख दाताओं के रूप में बार बार आया है। गंधिक वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे।
गांधी कौन कहलाते थे? जो शिल्पी जो कहलाते थे वो मैंने कि इत्र, मैंने कि आजकल जानते होंगे हम लोग फॉग सेंट होता है ना, उसी प्रकार से इत्र मैंने कि जो महक देता है उसको इत्र बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बनाते थे। बाद में इस शब्द का अर्थ व्यापक हो गया और हर प्रकार के दुकानदारों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होने लगा, जो बड़ा है उसके लिए, ठीक है। आज का उपनाम गांधी, आजकल जो जिसमें महात्मा गांधी, इसी प्राचीन शब्द से निकला है, ठीक है, मैंने कि बड़ा, ठीक है। सातवाहनों के नेक्स्ट में देखते हैं। सातवाहनों के बारे में सबसे दिलचस्प ब्यौरा उनके पारिवारिक ढांचे से संबंध है, ठीक है। उत्तर भारत के आर्यों के समाज में पिता का महत्व था। आर्यों के समाज में किसका था? पिता का महत्व माता से अधिक था। और अब तक हम उत्तर भारत के जिन राजाओं की चर्चा कर चुके हैं वे सभी पित्रांतरात्मक था, ठीक है। मैंने कि पित्रात्मक मैंने कि पितृ का नाम से होता था, मैंने कि पिता का नाम से बेटा का नाम पड़ता था, ठीक है। परंतु सातवाहनों में हमें मातृ तंत्रात्मक मैंने कि माता के ढांचे का आभास मिलता है, ठीक है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि नाम बताते हैं, ठीक है। उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। आजकल प्रायद्वीपीय भारत में पुत्र के नाम से केवल पिता के नाम का अंश जोड़ने की परंपरा है, ठीक है, यह बात सही है। माता के नाम का इसमें कोई स्थान नहीं है। इससे पित्रांतरिक प्रभाव लक्षित होता है। रानियों ने स्वाधिकार पूर्वक बड़े बड़े धार्मिक दान किए और कई रानियों ने तो प्रतिशक मैंने कि रीजेंट के रूप में भी काम किया, ठीक है। किंतु सातवाहन राजकुल पित्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। मैंने कि भले ही उसका नाम माता के नाम पर पड़े हो, लेकिन जो शासन करता था वह पिता का बेटा ही करता था, समझे। अब हम देखेंगे दोस्तों प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। प्रशासनिक ढांचा, सातवाहन शासकों ने धर्मशास्त्रों में बताए गए राजा के आदर्श पर चलने का प्रयास किया, ठीक है। नेक्स्ट, राजा धर्म का संरक्षक होता था, ठीक है। उसमें कुछ देवी गुणों का होना माना जाता था, मैंने उसमें कुछ राजा में देवीय गुण होना चाहिए। सातवाहन राजा को इस प्रकार दिखलाया जाता था जैसे उसमें राम, भीम, केशव, अर्जुन आदि प्राचीन देवताओं के गुण वर्तमान हो, मैंने उसमें विराजमान हो, ठीक है। बल और पराक्रम में राजा की तुलना उक्त पौराणिक पुरुषों और दिव्य विभूतियों से की जाती थी, ठीक है। तुलना करना मैंने कि कितना उसका ताकत है, कि वो सब ने कि भगवान के ऊपर, देवी के ऊपर, ठीक है, उसमें उसको तुलना किया जाता था। स्पष्टता मैंने ऐसा सातवाहन राजा में देवत्व जो है सिद्ध करने के लिए किया जाता होगा, मैंने कि देवत्व मैंने उसमें सिद्ध करने के लिए उसमें देवता है या नहीं, इसलिए किया जाता होगा, ठीक है। क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट। सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयाँ वही रखी मैंने जो पहले था, जो अशोक के काल में पाई गई थी, अशोक के काल में जो पाई गई थी वही था उस सातवाहनों का भी। उनके समय में जिला को अशोक के काल की तरह ही यहार कहते थे। क्या कहते थे? यहार, ठीक है। उनके उत्तराधिकारी मौर्य काल की तरह ही आमत्य और महाआमत्य कहलाते थे। सातवाहनों और अशोक का जो कुछ जो है प्रशासनिक करने का ढांचा जो है, ठीक है, शेड्यूल जो है वह सेम था, लेकिन उसका जो राजा जो नाम रखता था अपने जिला का, उत्तराधिकारियों का, ठीक है, अधिकारियों का, वह सेम था, ठीक है। परंतु सातवाहनों के प्रशासन में हम कुछ खास सैनिक और सामंतिक लक्षण पाते हैं। क्या है भाई? यह गौर करने की बात है कि सेनापति को प्रांत का सेनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था, ठीक है। यानी कि सेनापति को क्या बना था? प्रांत का सेनाध्यक्ष या गवर्नर बना देता था उसको। चूँकि दक्कन की जनजाति लोगों को ना तो पूरा ब्राह्मणीकरण हुआ था और ना वे अपने को नए शासन के अनुकूल बना पाए थे, ठीक है। इसलिए उन्हें प्रबल सैनिक नियंत्रण में रखना आवश्यक था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा जाता था, ठीक है। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। क्लियर? गोलमिक किसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है? गोलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था कि वह शांति व्यवस्था बनाए रख सके, ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रख सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सातवाहन शासन का सैनिक चरित्र उसके अभिलेखों में कटक और स्कंदवार शब्दों के आम प्रयोग से स्पष्ट होता है, ठीक
ठीक है। वे सैनिक शिविर और बस्तियां होते थे। वे तब तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करते थे जब तक वहां पर राजा स्वयं रहते। इस प्रकार सातवाहन शासन में दमन नीति का प्रमुख स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की। सातवाहनों ने क्या किया कि ब्राह्मणों को क्या किया, ब्राह्मणों और मैंने कि बौद्ध भिक्षु मैंने कि बुद्ध भगवान का उसका जो भिक्षु होते थे उसको मुक्त में मैंने कि कर मुक्त मैंने कोई टैक्स नहीं, ठीक है, उसको ग्राम दान देना प्रथा शुरू की। जो आबाद भूमि और ग्राम दान में दिए जाते थे, मैंने कि जो खाली था उसको दे दिया जाता था, जाओ तुम इतना क्षेत्र में तुम राज करो। उन्हें राजपुरुषों और सैनिक के और हर कोटि के राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त घोषित कर दिया जाता था। मैंने कि उसको राजकीय अधिकारियों से मैंने कि जो होता है ना कि राज क्षेत्र में उसके अंदर आता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ भी उसको मैंने कि नहीं मांगता था उसको। ठीक है, अतः दान किए गए ऐसे क्षेत्र सातवाहन राज्य के भीतर छोटे छोटे स्वतंत्र द्वीप जैसे बन गए। मैंने कि जो दान किया सातवाहन ने, फिर वहाँ देखा गया कि इतना बड़ा दान करता था वो कि उसी शहर में छोटे छोटे क्या द्वीप बन गए। ठीक है, द्वीप। संभवतः बौद्ध भिक्षु भी अपने निवास क्षेत्र में लोगों को शांति और सदाचारण के नियमों का पालन करने तथा राज सत्ता और सामाजिक व्यवस्था का आदर करने का उपदेश दिया करते थे। अब क्या किया, एक तो भिक्षु है, अब भिक्षु को मिल गया बड़ा राज, अब बड़ा राज में जितना भी गांव आता था, जितना बस्तियां थी, उस पर अब बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया, शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और बेशक मैंने कि वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में ब्राह्मणों की मदद मिली और इससे समाज में स्थिरता आई। बेशक का मतलब है कोई शक नहीं इसमें, मैंने कि बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया, काम नहीं किया अपने समाज के लिए। ठीक है, सातवाहन राज को अच्छे से चलाने के लिए। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था और उसे सिक्का ढालने का अधिकार रहता था। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का महाभोज कहलाता था और तृतीय श्रेणी का सेनापति। ऐसा लगता है कि इन सामंतों को अपने अपने इलाकों में कुछ प्रभुत्व प्राप्त हो, कहने का अर्थ है उसका कुछ खास यानी कि पर्पस हो, उसको कुछ खास क्षेत्र दिया गया हो, उसका कुछ खास यानी कि शक्ति दिया गया हो। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों धर्म। ठीक है, सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्हें ब्राह्मणवाद के विजय अभियान के नेतृत्व किया गया। ठीक है, आरंभ से ही राजाओं और रानियों ने अश्वमेध, वाजपेयी आदि वैदिक यज्ञ किए। वे कृष्ण, वासुदेव आदि जैसे बहुत से वैष्णव देवताओं के भी उपासक थे। अग्नि अनुष्ठानों में ब्राह्मणों को उन्होंने प्रचुर दक्षिणा दिया, माने कि भरपूर दक्षिणा दिया। ठीक है, फिर भी सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा दिया। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को बोलबाला था। महायान संप्रदाय का काम था बोलबाला था, मैंने कि अधिक वहाँ प्रचलित था। खासकर किसके बीच, शिल्पियों के बीच। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड और अमरावती नगर सातवाहनों के शासन में और विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इसी प्रकार महाराष्ट्र में पश्चिम दक्कन के नासिक और जुनार क्षेत्रों में भी संभवतः व्यापारियों का संरक्षण पाकर बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। ठीक है, तो हम समझ में आ गया कि महायान संप्रदाय का वहाँ पर बोलबाला था, तो वही धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला सातवाहन काल में पश्चिमी उत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काट काट कर अनेक चैत्य और विहार बनाए गए। आपके समझ में चैत्य और विहार तो आता नहीं होगा, चलिए बता देता हूँ। वस्तुतः यह प्रक्रिया जो है 200 ईसा पूर्व के आसपास लगभग 1 शताब्दी पहले ही आरंभ हो चुकी थी। चैत्य मतलब कि बौद्धों के मंदिर का काम करता था और विहार मैंने भिक्षु निवास का। ठीक है, चैत्य अनेक पाइयों पर खड़ा बड़ा हॉल जैसा था। कि जो चैत्य होता था मैंने कि उसका अनेक पाइयों मैंने कि जिसके नीचे जो होता स्तंभ वो बहुत सारा होता था, अब बड़ा सा हॉल जैसा होता था। और बिहार में एक केंद्रीय शाला होती थी, मैंने केंद्रीय शाला मैंने रहने के लिए सिंपल से घर। ठीक है, जिसमें सामने के बरामदे की ओर एक द्वार हो रहता था। सबसे मशहूर चैत्य है जो है वह है पश्चिम दक्कन में कारले। ठीक है, कारले का यह लगभग 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह विशाल शिला वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। ठीक है,
बिहार चैत्यों के पास, मैंने कि बिहार मैंने कि बिहार पटना नहीं समझना, ठीक है, बिहार मैंने कि हम बताएं सो, ठीक है, बिहार चैत्यों के पास, बौद्ध भिक्षुओं के पास, समझे, तो उसके पास बनाए गए, मैंने कि बिहार चैत्यों के पास बनाए गए, उनका उपयोग वर्षा काल में भिक्षुओं के निवास के लिए होता था, वर्षा काल में सिर्फ, ठीक है। नासिक में 3 विहार हैं, चूंकि उनमें नहपान और गौतमीपुत्र के अभिलेख हैं, इसलिए प्रतीत होता है कि वे ईसा की पहली और दूसरी शताब्दियों के हैं, माने कि जो बने हैं वो, ठीक है, नासिक में है वो। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। शिलाखंडी, ठीक है, शिलाखंडीय वास्तुकला आंध्र में कृष्ण, माने कि शिलाखंडी जो मिला है वह कहाँ मिला है? वास्तुकला आंध्र में कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में, कृष्णा नदी भी है, गोदावरी नदी भी है, ठीक है, उस क्षेत्र में पाई जाती है। परंतु यह क्षेत्र वस्तुतः स्वतंत्र बौद्ध संरचनाओं के लिए मशहूर है, मैंने कि बौद्ध धर्म के वहाँ पर संरचनाओं के लिए मशहूर है। ये संरचनाएं अधिकतर स्तूप के रूप में है, स्तूप समझते होंगे, फिगर आपको नजर आता हो। इनमें अमरावती और नागा अर्जुन के स्तूप सबसे मशहूर है, ठीक है, किसका है? अमरावती और नागार्जुन के स्तूप मशहूर है। स्तूप गोला स्तंभकार ढांचा है जो बौद्ध मैंने कि बुद्ध भगवान के किसी अवशेष के ऊपर खड़ा किया जाता था, मैंने कि बुद्ध का कोई अवशेष वहाँ मिला हो वहाँ पर खड़ा किया जाता था स्तूप को, ठीक है। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, किंतु ईसा की दूसरी सदी के उत्तरार्ध में आकर वह पूर्ण रूप में निर्मित हुआ, ठीक है। इसका गुंबज नींव के आर पार 33 मीटर है, कितना है? 53 मीटर है, और इसकी ऊंचाई 33 मीटर है, लेकिन मालूम होता है वहाँ पर देखने के बाद, ठीक है। अमरावती का स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है, इनमें बुद्ध की जीवन के विभिन्न दृश्य उकेरे गए, मैंने उसमें छापे गए, लिखे गए, दिखाए गए हैं, ठीक है। नागा अर्जुन कौन है? वो सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के लिए उस इक्ष्वाकुओं के काल में अपने उत्कर्ष की चोटी पर था, ठीक है। यहाँ केवल बौद्ध स्मारक ही नहीं बल्कि सबसे पुराने ईंट के बने हिंदू मंदिर भी है, ठीक है। कहाँ? नागार्जुन कोंड में, ठीक है। यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ लगभग 2 दर्जन विहार दिखाए गए हैं, 2 दर्जन मैंने कि 24, ठीक है। अपने स्तूपों और महाचैत्यों से अलंकृत यह स्थान ईसा की आरंभिक सदियों में मूर्ति कला में सबसे ऊंचा प्रतीत होता है, ठीक है। आरंभिक सदियों में सबसे ऊंचा प्रतीत होता है वहाँ पर मूर्ति कला में, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, क्या थी? प्राकृत थी। सबसे अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, जैसा कि हम अशोक के काल में देख चुके हैं। हो सकता है कि कुछ सातवाहन राजाओं ने प्राकृत में पुस्तकें भी लिखी हो। प्राकृत ग्रंथ गाथा सत्ताई या फिर गाथा सप्तशती हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है, ठीक है। इसमें 700 श्लोक हैं जो सभी प्राकृत में है, किंतु लगता है कि इसका अंतिम परिमार्जन जो है बहुत दिनों के पश्चात संभवतः ईसा की 6ठी सदी के बाद किया गया, मैंने कि पहले या मैंने कि लिखा गया था, उसका जो परिमार्जन जो है फिर से लाया गया, वह क्या लाया? 6ठी शताब्दी में, कि 1 शताब्दी का काम था उसको फिर न्यू वर्जन में क्या लाया? उसको चेंजिंग करके कुछ आता, फिर उसी तरह से 6ठी शताब्दी में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।